नमो नमः। प्यारे बच्चों, संस्कृत पाठशाला में आपका स्वागत है। आज संस्कृत पाठशाला में हम संधि का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने संधि क्या है इसके बारे में समझा और फिर उसके बाद हमने संधि के भेदों को पढ़ना शुरू किया। सबसे पहला जो भेद है हमारा स्वर संधि यानी अच संधि, उसके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन यानी हल। हल संधि क्या होती है और उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। व्यंजन के पश्चात स्वर या दो व्यंजन वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य की स्थिति में जो व्यंजन या हल वर्ण का परिवर्तन हो जाता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। अब यहां पर जो आपके समझने वाली बात है वो क्या है, वो ये है कि व्यंजन के पश्चात स्वर या व्यंजन हो तो उस स्थिति में होने वाली संधि को क्या कहते हैं? परिवर्तन को हम व्यंजन संधि कहते हैं। उस परिवर्तन को व्यंजन संधि कहा जाता है। इसलिए आप ध्यान रखें, जहां पर स्वर या दो व्यंजन के मेल में व्यंजन के पश्चात स्वर या व्यंजन हो तो उस स्थिति में होने वाली जो संधि है, उस स्थिति में होने वाला जो परिवर्तन है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे मनस जमा चलती। मनस के अंत में क्या है? स। स क्या है? एक व्यंजन है। और उत्तर पद के शुरू में क्या है? च। यानी स और च के बीच में संधि होनी है। और जब स भी क्या है? व्यंजन यानी हल, और च भी क्या है? व्यंजन यानी हल। यहां एक चीज और मैं आपको स्पष्ट कर दूं प्यारे बच्चों कि कई बार क्या होता है, हमें नहीं पता होता, आज तक आप पढ़ते आए कि देखिए यहां स के नीचे हलंत लगा हुआ है, श के नीचे हलंत लगा हुआ है। तो हलंत आप पढ़ते आए हो, पर हलंत से मतलब क्या है? यानी जिसके अंत में व्यंजन हो। इनमें स्वर मिला हुआ नहीं है, इसलिए ये क्या है? हलंत हैं, व्यंजन हैं। और जहां पर व्यंजन का व्यंजन से मेल हो वहां पर, या स्वर से मेल हो, वहां पर व्यंजन संधि होता है। तो सबसे पहला जो इसका वो है नियम है, उसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि व्यंजन संधि में भेद नहीं है, नियम है। पहला नियम है श्चुत्व। श्चुत्व में क्या होता है? स या तवर्ग, तवर्ग में त थ द ध न का श या चवर्ग च छ ज झ य के साथ आगे या पीछे योग होने पर, यानी चाहे उसके आगे हो या फिर बाद में हो, ऐसी स्थिति में स या श और तवर्ग का चवर्ग में परिवर्तन हो जाता है। यानी फिर देखिए, स या तवर्ग, तवर्ग यानी त थ द ध न, और श या चवर्ग च छ ज झ य के साथ आगे या पीछे योग होने पर, आगे या पीछे होने पर, यानी पूर्व पद के अंत में या उत्तर पद के शुरू में होने पर श और स तथा त और च वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। कैसे होगा? अब यहां देखिए, अभी मन चलती, मनस चलती, तो पूर्व पद के अंत में क्या है? स। उत्तर पद के शुरू में क्या है? च। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? श्च। यानी दंत सकार को तालव्य शकार हो जाता है, श्चुत्व हो जाता है। इस स को श हो जाएगा और बनेगा क्या? मनस चलती। इसी तरह से यहां भी क्या है? स और श। तो यहां भी क्या होगा? मतलब चवर्ग हो या फिर स्वयं श हो तो क्या हो जाएगा? श्चुत्व हो जाएगा। और श्चुत्व होने की स्थिति में क्या होगा? स को श हो जाता है। यहां रामस शेते, तो क्या हो जाएगा? रामस शेते। इसी तरह से मनस जमा चंचलम, यहां पर देखिए अब
चवर्ग का च आ गया दोबारा, फिर श हो जाएगा, स को श हो जाएगा और मनश्चंचलम हो जाता है। इसी प्रकार हरिश जमा शेते, स और श, क्या हुआ, श, श, तो हरिष्येते ऐसा हो जाता है। फिर इसी तरह से क्या होगा, आप देखिए कि त वर्ग का चवर्ग हो जाता है, वर्ग का चवर्ग हो जाता है। पहले स और श को हमने देखा, अब यहां पर त और च की बात हो रही है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, दो बातें हुई थी ष्टुत्व की, एक श की और एक चवर्ग की, दंत सकार की और तालव्य सकार की, और दूसरा तवर्ग की और चवर्ग की। अब तवर्ग और चवर्ग का मामला समझ लेते हैं कि तवर्ग का चवर्ग हो जाता है। यहां देखिए त और यहां पर है च, सत के अंत में त और चित के शुरू में च व्यंजन है, तो मिलान किसका होना है, त और च का। और जब चवर्ग का सामना आमने सामने जब हो, अगर त्वर्ग हो तो वो उसमें ही परिवर्तित हो जाता है, यानी चवर्ग में परिवर्तित हो जाता है, त को च हो जाएगा। ये देखिए च, और क्या बन गया, सत जमा चित, सच्चित। इसी तरह से सत जमा चरित्रम, सच्चरित्रम, त को च हो गया, सच्चरित्रम। उत जमा चारणम, उत का त और चारणम का च, त और च मिलकर के त को च हो गया और बन गया उच्चारणम। इसी तरह से सत जमा जन, यहां पर कई बार सद जमा जन भी आ जाता है, तो क्या बन जाएगा, सज्जन। सत जमा जन है, द को यहां पर क्या है, ज है, देखिए, तो उस वर्ग का वही वर्ण हो जाएगा, च छ ज। क्या होता है, ध्यान से समझिए बेटा, च छ ज तीसरा वर्ण है चवर्ग का, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। और तीसरा वर्ण क्या है, त थ द, तो सामने द है ना, तीसरा है। दोनों जब तीसरे वर्ण सामने होंगे तो जो चवर्ग का तीसरा है वो आदेश हो जाता है, वह हो जाता है और बन जाएगा सज्जन। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, उत जमा ज्वल है, वही बात जो ऊपर सज्जन में थी, इसी तरह से यहां पर हो जाएगा उज्ज्वलम। जगत जमा जन्नी, फिर वही बात, त द और ज, और बन गया जगत जननी। इसके बाद देखते हैं अगला नियम है, दूसरा नियम है ष्टुत्व। क्या नियम है, ष्टुत्व, ष्टु नाष्टु। अब ष्टुत्व में जैसा कि नाम से आपको लग रहा है श और टवर्ग की बात हो रही है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, किसकी बात हो रही है, स और टवर्ग की। देख लेते हैं, यदि स या त वर्ग का, तवर्ग यानी त थ द ध न, पांचों वर्ण का श, श या टवर्ग ट ठ ड ढ न के साथ, पहले की तरह जैसे वहां तवर्ग और चवर्ग की बात हो रही थी, यहां पर किसकी बात हो रही है, तवर्ग और टवर्ग की। तो अगर आगे पीछे हो तो वहां पर श तालव्य हो रहा था, स का तालव्य श, शक्कर वाला जो श, शाम हो रहा था, यहां पर षटकोण मूर्धन्य शकार हो जाता है, और तवर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, टवर्ग हो जाता है। देखिए ष्टुत्व में फिर आप एक बार दोहरा लीजिए, ष्टुत्व में क्या हो रहा है, तवर्ग और चवर्ग की बात हो रही है, और स को दंत शकार को तालव्य शकार हो जाता है। यहां स को मूर्धन्य शकार हो जाता है और त को चवर्ग नहीं टवर्ग में परिवर्तन कर देना होता है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, स वर्ग का क्या होता है, श, जैसे रामस षष्ठ, तो यहां पर श को क्या हो जाएगा, ये श हो जाएगा, मूर्धन्य शकार हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, रामषष्ठ। इसी तरह से हरिश जमा टीकते, ट, जहां पर टवर्ग की बात हो जाता है। प्यारे बच्चों ऐसी स्थिति में भी मूर्धन्य शकार हो जाता है, और हरिश टीकते।
फिर जैसे वहां पर तवर्ग और चवर्ग की बात थी, यहां पर तवर्ग और टवर्ग की बात है। श्रुतु में तवर्ग और चवर्ग की बात थी, और स्टूनाष्टु जो नियम है उसमें किसकी बात हो रही है? तवर्ग और टवर्ग की। त के सामने जब टवर्ग होगा, तवर्ग के सामने जब टवर्ग होगा, तो तवर्ग को हमें टवर्ग में परिवर्तित कर देना है वर्ण के अनुरूप। तत् जमा टीका, तट टीका, तय को तय हो गया, तट टीका। यत जमा टीका, त है इसमें, ट फिर वही हो जाएगा ट, और क्या बनेगा? यट टीका। उत जमा डयनम, उसी तरह से उड्डयनम, फिर वही तृतीय वर्ण है, जैसे वहां पर ज था, यहां पर ड है, तो ड को क्या हो जाएगा? ड हो जाएगा आगे त को भी। और उड्डयनम, आकृष्ट त को ट, और क्या हो गया? आकृष्ट। यहां पर तवर्ग को टवर्ग हो जाना ही निश्चित है। यहां तय आ गया तो बाद में जैसा लिखा हुआ था कि आगे हो या पीछे हो, पहले हो या बाद में हो, उत्तर पद के शुरू में हो या पूर्व पद के अंत में, पर त को टवर्ग हो जाता है। यहां उत्तर पद के शुरू में त आया, पर उसको क्या हो गया? ट, और क्या बन गया? आकृष्ट। अब अगला नियम देखते हैं। जशत्व क्या हो जाता है? जशत्व हो जाता है। बट ध्यान से, नाम से स्पष्ट हो जाता है, अगर आप ध्यान से समझेंगे ना, तो नाम से प्यारे बच्चों आपको पता चल जाएगा। अब ये क्या कहता है? पद के अंत में यदि झल के स्थान पर जश हो जाता है, पद के अंत में यदि झल हो तो उसके स्थान में जश हो जाएगा। झल में वर्ग के क्या होता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण, और उसके साथ साथ श, श, स और ह, ये कुल 24 वर्ण आते हैं। झल प्रत्याहार में कितने वर्ण आए? 24, और उनके स्थान पर किन वर्णों का प्रयोग होगा? ज, ब, ग, ड, द, और उसी वर्ग के पहले, तीसरे, दूसरे और चौथे वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग के तीसरे वर्ण का प्रयोग कर दिया जाता है। यानी श, श, स, ह में श के स्थान पर ड आता है। उदाहरण देख लीजिए। वाक जमा ईशः। अब इस क के स्थान पर, अब इस क के स्थान पर क्या होगा? वर्ग का तीसरा, ख, ग, तीसरा, और सामने स्वर है ई, तो तीसरा वर्ण हो गया क्या को? ग, और ई मिल गया, बन गया वागीशः। इसी तरह से प्यारे बच्चों त, थ, द, त के स्थान पर तीसरा वर्ण क्या हो गया? द, और बाद में स्वर है ई, और क्या बन गया? जगदीश। इसी तरह से प जमा अंतः, सुप जमा अंत, पवर्ग का प, फ, ब, तीसरा वर्ण क्या है? ब, ब, और बाद में तो स्वर है ही, अंतः, मिलान करेंगे सुबंतः। इसी तरह से अजंत शब्दों के बारे में आपने पढ़ा होगा, पर अच जमा अंतः क्या होता है? अच जमा अंतः। अब च को ज कैसे हुआ? अजंत शब्द आपने संस्कृत में पढ़े हैं ना, तो अब इसमें क्या है? जो अजंत शब्द होते हैं, यानी जिनके अंत में क्या होता है? स्वर होता है, वो शब्द अजंत कैसे बना? अचंत क्यों नहीं हुआ? अच जमा अंतः, लेकिन संधि होने के बाद क्या बन गया? अजंतः। क्यों? क्योंकि च वर्ग का तीसरा वर्ण संधि नियम के अनुसार च के स्थान पर आ गया। च, छ, ज, और अंतः उसमें मिल गया, अंतः का अ पूरा हो गया ज, अजंतः। इसी प्रकार दिक जमा अंबरः, फिर क का कवर्ग का तीसरा यानी ग, और स्वर दिगंबरः। दिक जमा गजः, दिग्गजः। सत जमा धर्मः, सद्धर्मः। त का त, थ, द, तीसरा वर्ण, इसी तरह से प, फ, ब। अप जमा जम, अब्बजम, और चित जमा रूपम, चिद्रूपम। तो उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ रहा है।
और अगर कोई प्रश्न है तो आप बाद में प्रश्न कर सकते हैं, भेज सकते हैं, उसके बारे में हम विचार करेंगे। अगला नियम है चरत्व, जिसमें पाणिनि सूत्र खरीचर के अनुसार कार्य होता है। यदि वर्गों के कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग यानी क ख ग घ ङ, इसी तरह से चवर्ग होता है च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न और प फ ब भ म। इन सभी वर्गों का दूसरा, तीसरा, चौथा यानी द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण के बाद वर्ग का पहला, वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण या फिर श, श या स आए तो पहले आने वाला वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। कैसे? उदाहरण देख लेते हैं। अब यहां पर सद, सामने पहला वर्ण आया कवर्ग का क, तो यहां पर भी पहला वर्ण हो जाएगा। द जिस वर्ग से है वो वर्ग है तवर्ग, तवर्ग का पहला हो गया क्या? द के स्थान पर त, और क्या बन गया? सद जमा कारह, संधि होने के बाद बन गया सत्कार है। ये व्यंजन संधि है और व्यंजन संधि में चरत्व हुआ है। इसी तरह से लब जमा सेते भ, अब भ देखिए किससे है? पवर्ग से है प्यारे बच्चों, और पवर्ग का पहला वर्ण क्या है? प, स तो स है ही, इसलिए पवर्ग हो गया और पहला वर्ण हो गया लप्स्यते। आगे देखिए दिक जमा पाल है, फिर यहां पर भी ग को वर्ग का पहला वर्ण हो गया क, और संधि होने के बाद बना दिक्पाल। अगला पांचवा नियम है मो अनुस्वार। इस सूत्र के अनुसार अनुस्वार, यदि किसी पद के अंत में म हो और उसके बाद कोई व्यंजन आ जाए तो म का अनुस्वार हो जाता है। यहां एक बहुत बड़ी बात बेटा आपको जरूर बताऊंगा और आपको पता भी होना चाहिए कि जब भी किसी म, जहां पर लिखा हुआ है रामम, श्यामम, लताम, ग्रामम, पर उस स्थिति में सामने अगर कोई व्यंजन आ जाता है तो म जो अनुनासिक वर्ण है वह अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हरिम जमा वंदे, अब हरिम के सामने क्या है? वह क्या है? व्यंजन है, और इसलिए वो अनुस्वार में बदल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसी तरह से अहम, सामने क्या आया? ग, अहम गच्छामी, म ऊपर चला जाएगा बेटा और अहम गच्छामी हो जाएगा। व्याकरण के नियम के अनुसार अगर अहम गच्छामी आप लिखते हो, मैं नीचे लिखते हो अनुनासिक वर्ण के रूप में, तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। व्याकरण के नियम के अनुसार आपको जब अहम गच्छामी आप लिखेंगे, यानी अनुनासिक वर्ण म के सामने अगर कोई व्यंजन आ गया है तो आप म को सामने नहीं लिख सकते, बल्कि उसे आप अनुस्वार रूप में ही प्रयोग करेंगे। छठा नियम है परस्वर्ण। अनुस्वारस्य यही परस्वर्ण है, परस्वर्ण हो जाता है। अनुस्वार के बाद यदि कोई भी व्यंजन आए तो अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। यह नियम पदांत में कभी लगता है, पद के अंत में, पदांत में ही लगता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। जैसे अभी मैंने बात आपसे की थी, क्या पिछले ही नियम में हम बात कर रहे थे संस्कृतम पठति, तो क्या हुआ कि संस्कृतम नीचे से ऊपर चला गया पिछले के अनुसार, पर यहां पदांत में क्या हो गया? इसने कहा अनुस्वार के बाद यदि कोई वर्ग का पांचवा व्यंजन आ जाए और अनुस्वार के स्थान पर आने वाले वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है, पर यह पदांत में होता है, पद के अंत में, संस्कृतम पठति। जैसे ये देखिए आप, अंकित, अब सामने व्यंजन है लेकिन म की बात यहां पर नहीं हो रही है। अनुस्वार तो है पर म की बात यहां पर नहीं हुई है, तो क्या हुआ?
अब क वर्ग का पांचवा, क ख ग घ अंग, अंकितः उसके रूप में प्रयोग हम कर देंगे। इसी तरह से यहां भी क वर्ग का पांचवा ग तो संकल्पः, यहां पर ट वर्ग का पांचवा ट ठ ढ ढ ण कुंठितः, क्या हो गया? कुंठितः। और कुंठितः करने के बाद आप ये देखिए फिर अंचितः, तो क्या हो जाएगा? अब यहां पर च है, च छ ज झ य, यहां पर क्या आ गया? य। ये बात आपके समझने वाली है। कवर्ग था, अनुस्वार के सामने कवर्ग था तो अंग आया, कवर्ग था अंग आया, लेकिन टवर्ग था तो क्या आया? अण आया, और चवर्ग था तो क्या आया? ई आया। अब सातवां नियम देखते हैं, लत्वम, यानी तवर्ग के बाद ल आए। क्या हो? तवर्ग के बाद ल आए तो त्वर्ग के वर्णों का ल हो जाता है, लेकिन न के बाद ल आए तो अनुनासिक ल हो जाता है, वो अनुनासिक के रूप में प्रयोग हो जाता है, बदल जाता है। अब देखिए, उत जमा लंघनम, त को ल हो जाएगा और क्या बन जाएगा? उल्लंघनम। तत् जमा लीन है, यहां भी क्या हुआ कि तवर्ग के किसी भी वर्ण के बाद ल आ गया तो त में ल, तल्लीन। इसी प्रकार उत जमा लिखितम, उल्लिखितम। उत जमा लेख, उल्लेख। महान जमा लाभ। अब ये दूसरा नियम आ गया इसी का, तो न क्या होगा? अनुनासिक हो जाएगा, यानी ऊपर चला जाएगा चांद बिंदु अनुस्वार के रूप में। महान लाभ, विद्वानन लिखती, विद्वान लिखती। अब अगला नियम है छत्वम, षष्ठोअटि। इस सूत्र के तहत यदि श के पूर्व पदांत में किसी वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ वर्ण हो, या फिर र ल व हो या ह हो, तो श के स्थान पर छ हो जाता है। दोबारा देखिए, श के पूर्व पदांत में, यानी श के पहले जो पूर्व पद है उसके अंत में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, बस अनुनासिक वर्ण को छोड़ दीजिए, तो उनमें से कोई भी वर्ण हो, यानी किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण हो, या फिर र ल व ह हो, तो श के स्थान पर छ हो जाता है। एतत जमा शोभनम, यहां त के बाद क्या आया? अब ये तवर्ग का पहला वर्ण है त, और सामने क्या है? श। श के पूर्व पद के अंत में, यही तो नियम है। श के पूर्व पद के अंत में अगर किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो, तो यहां पर तवर्ग का पहला ही है, त को क्या हो जाएगा? त को क्या हो जाएगा? च हो जाएगा, और श के स्थान पर छ हो जाता है। श के स्थान पर क्या हो जाता है? छ। एतत् क्षोभनम, तत्जमा श्रुत्वा, तत्श्रुत्वा, यहां भी श को छ हो गया, तत्श्रुत्वा हो जाता है। अब नौवां नियम देखते हैं, च का आगम, छ च। इस सूत्र के अनुसार च का आगम हो जाता है। इसमें क्या होता है? यदि ह्रस्व स्वर के बाद छ आए तो छ के पहले च का आगम हो जाता है, यानी च आ जाता है। जैसे यहां छ, तरु जमा छ आया, छाया, तरु जमा छाया। उ स्वर है, छोटा उ है, ह्रस्व स्वर है, के बाद यदि छ आ जाए तो क्या हो जाता है? बीच में च का आगम हो जाता है, तो फिर तरुच्च छाया। इसी तरह से अनु, ह्रस्व स्वर है, छोटा उ है, उकार है, सामने छ आ जाए तो फिर च का आगम हो जाता है, अनुजमा छेद, अनुच्छेद, परिजमा छेद। तो यहां भी क्या हुआ? च का आगम हो गया, यहां ह्रस्व इकार है, परिच्छेद। इसके बाद 10वां नियम है हमारा व्यंजन संधि का,
र का लोप हो जाता है और पूर्व स्वर का दीर्घ हो जाता है। रोरी इस नियम के तहत, इस सूत्र के तहत ऐसा होता है। देख लेते हैं। यदि र के बाद र हो तो पहले र का लोप हो जाता है, यानी वो गायब हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और उसके स्थान पर पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है। पूर्ववर्ती यानी उससे पहले जो स्वर है वह दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। स्वर राज्यम। अब र के बाद र है, पूर्व पद के स्वर के अंत में र और उत्तर पद के शुरू में र है, तो क्या हो जाता है, पहले वाले र का लोप हो जाता है। ये र हो गया गायब, समाप्त। और इससे पहले क्या है, अ को क्या हो गया, आ, और अ को आ हुआ तो क्या हो गया, स्वा, और बाद में तो था ही राज्यम, तो क्या बन गया, स्वराज्यम। इसी तरह से निर जमा रोग है। अब इसमें भी र का लोप हो जाएगा और जो ह्रस्व इकार है वो दीर्घ इकार में परिवर्तित हो जाएगा, और निर जमा रोग, निर का नी था जो, वो दीर्घ इकार में हो गया नी, और रोग तो है ही निरोग। इसी तरह से निर्जमा रस है, इसमें भी दीर्घ हो जाएगा, र का लोप होगा, र का लोप होगा और ह्रस्व ईकार को दीर्घ में बदल देंगे, मिलान के बाद हो जाएगा नी और रसह, नीरसह। अगला नियम देखिए, न का अण होना। अब इसमें क्या होता है, यदि एक ही पद के साथ री र श के बाद न आए तो न को न हो जाता है। क्या है, यदि एक ही पद में री र श के बाद न आए तो क्या हो जाता है, न को न हो जाता है। जैसे श के बाद न आया तो न हो गया कृष्ण, नहीं कृष्ण। इसी तरह से विष्णु, विष्णु नहीं विष्णु, स्वर्ण नहीं स्वर्ण, वर्ण। अट, यहां भी बेटा प्रत्याहार की बात हो रही है। अट प्रत्याहार में अ, आ, इ, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, है, य, व, और कवर्ग पवर्ग, फिर आंग, नुम, इन वर्णों के व्यवधान में भी नत्व विधि प्रयोग की जाती है। नत्व विधि से अभिप्राय क्या है कि न को न हो जाता है। जैसे क्या होगा, र, अब र की बात इसने की थी, जब ऐसी स्थिति हो तो क्या होगा, न को न हो जाएगा। नरा, न का बस इतना ही परिवर्तन होना है, न के स्थान पर न, णत्व हो जाएगा। इसी तरह से श की बात अभी हमने ऊपर की थी, तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में भी यही काम होना है, ऋषि न को न, ऋषिणाम। तो प्यारे बच्चों, ये तो था हमारा संधि का दूसरा भाग और संधि का दूसरा भेद भी व्यंजन संधि। अब इसके बाद अगले भाग में, तीसरे भाग में हम बात करेंगे विसर्ग संधि की। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।